आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। रहमत और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक का 30वां और आखिरी रोज़ा आज बड़े ही एहतराम के साथ पूरा कर लिया गया। रमजानुल मुबारक के रोज़ों के तोहफे के तौर पर हम ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। हिलाल कमेटी की जानिब से आज चांद की तस्दीक हो गई और पूरे हिंदुस्तान में कल ईद उल फित्र की नमाज पूरे जोश व खरोश के साथ अदा की जाएगी। साथ ही साथ इस वबा के दौर में पूरे एहतराम का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ताकीद की गई है कि अपने अपने घरों में ही नमाज का एहतमाम करें और बिला वजह भीड़ जमा ना करें। पूरी इंसानियत आज जिस वबा में मुब्तला है, इस बात का ख्याल रखते हुए हमें ज़रूरी एहतियाती कदम उठाने हैं और हम सब मिलकर पूरी इंसानियत के लिए इस वबा से हिफाजत की दुआ करेंगे। इधर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने क्षेत्र के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और लोगों से अपील किया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में नमाज अदा करें और मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। वहीं मुस्लिम उलेमाओं ने ईद को लेकर पैगाम दिया और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सबसे पहले पचम्बा थाना से सभी पचम्बा थाना क्षेत्र के वासियों, गिरिडीह वासियों एवं भारतवासियों की ईद की शुभ मुबारकबाद। एवं मेरे तरफ से आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद मनाएं। मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जितना हो सके सब अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें ताकि सभी सुरक्षित रहें। कोरोना जैसे महामारी से बचते हुए उसको हराना है। हमेशा सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, खुद सुरक्षित रहें एवं अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। फिर से सभी को ईद की मुबारकबाद। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, हम सब बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सब को रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया और इसको खैर खूबी के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है। आज रमज़ान मुबारक की 30 तारीख़ है। कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। 14 मई बरोज़ जुमा। अभी जो सरकार का गाइडलाइन है, अभी हम लोग उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। सरकार की तरफ से आदेश ये है कि मस्जिदों में कम से कम लोग रहें, यानी 5 अफराद मस्जिद में रहें और उसके बाद बाकी लोग अपने अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के चांद का दीदार आज हो चुका है। कल सुबह इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। ईद उल फित्र की नमाज़ लोग अपने घरों में पढ़ें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना फैलाएं। इस कोरोना महामारी में दुआ करें कि हमारे मुल्क से इस वबा का साया ख़त्म हो, अमन और शांति का पैगाम दें और सब लोगों के लिए दुआ करें, तमाम अहले वतन के लिए दुआ करें। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें मुक़द्दस महीना अता किया जो 1000 महीनों से अफजल बताया और इसमें हमें मुक़द्दस रातें शब क़दर भी अता की। और अल्लाह पाक का एहसान है कि हमने पूरे रमज़ान के रोज़ा रखा और सुकून आफ़ियत के साथ पूरे मुक़द्दस महीना हमने गुजारा। रोज़े, तरावीह, ये तमाम चीज़ें, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, रमज़ान की जितने फजीलतें थे, जितने कोशिश है इंसान को तमाम लोगों ने किया। और अल्लाह पाक का ये एहसान करम है कि अल्लाह पाक ने ऐसे मुक़द्दस महीने हमें बार बार अता फ़रमाए और हम तमाम लोगों की उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। और ख़ास ज़रूरी ये है कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन किया गया है नमाजियों के लिए मस्जिदों के अंदर, उसका हम सब ख्याल रखें और उसका मुकम्मल पालन करें। ये है कि 5 से या 7 या कम से कम भीड़ मस्जिदों में लगाएं। लोगों के चाहिए कि अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में भीड़ ना लगाएं और अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी तलकीन करें कि मुल्क के हालात अभी कोरोना की वजह से लोग दहले हुए हैं
तमाम लोग परेशान है कि कैसे जानवर सब खौफज़दा हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब भी इसकी पालन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरे तरफ से और IRPC की तरफ से ईद मुबारक, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और ये जो ईद हमारा है ये कोरोना के वक्त में है, कोरोना काल में है, कोरोना का वेव 2 जिससे हम लोग अभी गुज़र रहे हैं, जिससे पूरे के पूरे इंडिया में जो सिचुएशन है आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप पूरे अपने एहतियात के साथ और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉकडाउन का रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारे झारखंड में लॉकडाउन जिस तरह से लगा हुआ है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप अपनी ईद को मनाएं। और बहुत सारे उलमा का ये फतवा भी है कि आप ईद की नमाज़ अगर कर्फ्यू है या इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पर मस्जिदों में लोग जमा नहीं हो सकते, तो आप घर में भी ईद की नमाज़ को पढ़ सकते हैं। और ईद जो कि खुशी का दिन है, जो कि मतलब ईद का मतलब ही होता है कि अ डे ऑफ हैप्पीनेस। तो हमें ये देखना होगा या हमें ये करना होगा इस ईद में कि सिर्फ खुद ही खुश ना हो, बल्कि हमें अपने समाज, अपने सोसाइटी में भी देखना होगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि खुश नहीं है, कौन ऐसे गरीब लोग हैं या मजबूर लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया होगा, जिन्होंने हो सकता है किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने भाई और बहन को, किसी ने अपनी बीवी को खोया होगा इस कोरोना में। तो हमें उन लोगों के साथ भी खड़ा रहना है इस ईद में और उन लोगों को भी छोड़ना नहीं है। और साथ ही साथ ज़कातुल फ़ित्र, जो सदक़तुल फ़ित्र दिया जाता है इस ईद की नमाज से पहले, वो हम लोग को देना है, जिसका यही मकसद है कि जो 2.5 से 3 किलो का जो खाना का दिया जाता है, तो उसका ये मकसद होता है कि गरीब लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। आज रमज़ान मुबारक महीने के एतबार से आज 30 रमज़ान मुबारक महीना है। आज रमज़ान मुबारक का महीने के चाँद नज़र आ गया है। कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। और कहना यह है कि इस लॉकडाउन में हुकूमत की तरफ से पालन भी करना है और अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। जो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि मस्जिद में 5 या 7 अफराद से ज़्यादा नमाज न पढ़ें, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें। और ये उलमाए कराम का कौल है। रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन और इस मुल्क के बसने वाले तमाम को बहुत बहुत खैरबाद, मुबारकबाद। अल्लाह आप अहबाब की ज़िंदगी में बरकत फरमाए, खैर का मामला फरमाए। हम लोग ने आज 30वां रोज़ा गुजार रहे हैं। आज 30 मई, ये आज 13 मई है और 30 रोज़ा है। ये अल्लाह का बहुत एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने हम लोग को बहुत आफियत के साथ रमज़ान मुबारक का रोज़ा हम अदा किए, तरावी अदा किए और इबादत में हम लोग सब मशगूल रहे। आज ईद उल फित्र का चाँद नज़र आ गया है। अब आइंदा कल 14 मई को हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करें, अपने घरों में अदा करें, दूरी बना करके अदा करें, 2, 4, 5 आदमी मिलकर अदा करें, मस्जिदों में करें 5 आदमी मिलकर करें, या मैदान में कहीं करें, वही 4-5 आदमी मिलकर करें। जो हुकूमत के जानिब से जो हम लोग को खबर मिली है, इत्तला मिली है, उसको हम लोग को पालन भी करना है और मुल्क के लिए हम लोग दुआ भी करते रहें कि अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, बेहतरी का मामला फरमाए, आफियत का मामला फरमाए, सुकून का मामला फरमाए। 14 मई से एक बड़ी आबादी के टीकाकरण की तैयारी गिरिडीह प्रशासन ने पूरी कर ली है। शुक्रवार से 18 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों के वैक्सीनेशन का रोड मैप उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ साल्यान ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान रखी। प्रेस वार्ता में डीडीसी शशि भूषण मेहरा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा भी मौजूद रही। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त ने 18 साल से अधिक उम्र वालों की संख्या जिले में एक अनुमान के मुताबिक 11 लाख के करीब बताई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन के लिए कवर कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिले को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फिलहाल 10,000 डोज ही उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों वैक्सीन 5-5 हजार दिए गए हैं। तो जिन लाभार्थियों ने पहले निबंधन करा लिया है उन्हें सुविधानुसार वैक्सीन लगाई जाएगी। उपायुक्त ने यह भी बताया कि शुक्रवार से शहरी क्षेत्र में 5 केंद्रों में इस बड़ी आबादी का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें शहर के नया सर्किट हाउस के समीप जिला जनसंपर्क कार्यालय,
झरना मैदान के समीप विवाह भवन, अर्गा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र और बावन टोली रोड स्थित राम भवन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वैसे लाभार्थी जो कोरोना पॉजिटिव हैं, यह कुछ दिन पहले संक्रमित थे और अब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, वैसे किसी लाभार्थी का टीकाकरण नहीं होगा। हालांकि उपायुक्त ने यह भी अपील की है कि बगैर निबंधन और बगैर स्लॉट के कोई लाभार्थी टीकाकरण केंद्र न पहुंचे, क्योंकि टीकाकरण गाइडलाइन के अनुसार निबंधन कराने के बाद ही होना है। वैसे प्रेस वार्ता के क्रम में डीसी व सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। 44 साल के एज ग्रुप के सभी लोगों को अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन, और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी बेनिफिशियरीज के लिए आवश्यक है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि यह पूरी जो नियमावली की जानकारियाँ हैं ये सभी तक सुलभ तरीके से पहुँच जाए, उपलब्ध हो जाए। हमारे ज़िले में 18 से 44 साल के एज ग्रुप की कुल आबादी अनुमानित 11,66,439 है, और आगे आने वाले दिनों में इन पूरी आबादी को कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन के दोनों डोज से सैचुरेट करना है। प्रारंभिक रूप से जिले में 10,000 इस एज ग्रुप के लिए, इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए 10,000 वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि कोवैक्सीन के 5,000 डोज हैं और कोविशील्ड के भी 5,000 डोज हैं, दोनों डोज मिला के 10,000 हैं। जैसे जैसे ये एग्जॉस्ट होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेट से नए डोजेस मिलते जाएंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दरमियान 45 साल से ऊपर के लोग, FLW तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के जो पहले से चले आ रहे हैं प्रोग्राम थे, इधर फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज का, वह समानांतर रूप से जारी रहेगा। जिन जिन लोकेशन पर वो चल रहा था उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह पूरी तरह से सिर्फ 18 से 44 वाला एज ग्रुप है जिसके लिए हम बातें करेंगे। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया है उसके मुताबिक सर्वप्रथम सभी बेनिफिशियरीज को कोविन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराना। रजिस्ट्रेशन कराने की जो डिटेल प्रक्रिया है अभी सिविल सर्जन और DPM के माध्यम से भी आपको अपडेट किया जाएगा। सामान्य रूप यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सीधे इंटरनेट गूगल पर जाकर कोविन टाइप करें। कोविन टाइप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना मोबाइल नंबर पुटअप करने के लिए। जैसे ही कोई भी बेनिफिशियरी अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर पुटअप करते हैं उनको एक OTP उपलब्ध कराया जाएगा उन्हीं के मोबाइल पर, इस मोबाइल से वो रजिस्टर करा रहे हैं। और OTP एंटर कर उसी कोविन पोर्टल पर OTP एंटर करने के बाद वह 16% रजिस्टर हो जाएंगे। आगे के पेजेस में उनको अपने से संबंधित कुछ डिटेल्स डालने रहेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि। उसके बाद आगे जाकर उनको पर डे कौन सा लोकेशन पर कौन सा स्लॉट उपलब्ध हो सकता है उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा। वो अपने ऑप्शन पे क्लिक करें और इस तरीके से वह स्वतः रजिस्टर हो जाएंगे। फिर डोज 1 और डोज 2 का वहाँ पर मेंशन रहेगा। डोज 1 वो जैसे ही प्राप्त करते हैं उनको डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। वह अपने मोबाइल पर ही इस साइट पर जाके ही डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर ले सकते हैं, जो कि उनको सेकेंड डोज लेने के समय सहायता उपलब्ध कराएगा। चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया हो, कोवैक्सीन लिया हो, दोनों ही वैक्सीन में 4 से 8 या 6 से 8 दिनों का गैप रखने का निर्देश है। और 18 से ऊपर वाले का अभी पूरे राज्य में 14 तारीख यानी कल से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक जो विशेष चीज़ है, इसको प्री रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सर ने जैसे बताया प्री रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। cowin.gov.in ये गूगल में जाके ये साइट खोलने से ही कोविन cowin.gov.in ये साइट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आपका मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे एक OTP आएगा। वो OTP डालने से ही वो साइट पूरा डिटेल आपके लिए खुल जाएगा। वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका आधार नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ये इस तरह की कुछ डिटेल्स रहेगा। ये डिटेल जब सबमिट करेंगे तब क्लिक करेंगे तो आप स्वतः रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
अब रजिस्टर्ड में क्या है, उस समय आपको मांगेगा कि आप कहाँ पर ये वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो आज के समय में हम लोग गिरिडीह में, जैसे सर ने बताया कि 5 साइट है, तो चूँकि वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कनेक्टेड है, तो वो 5 साइट में से आप कोई भी साइट को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड कराने के जिस साइट को चुनिएगा वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। अब वो रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर के आप साइट पर जाएंगे, आप वो खोल के आप दिखाएंगे जो हम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको वैक्सीन मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा एक साइट पर नहीं दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक दिन में 100। तो आज के लिए आप 15 तारीख के लिए अपने को बुक करा सकते हैं, 16 तारीख के लिए बुक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम लोग ये प्रक्रिया 20 तारीख तक हम लोग इसको इस तरह का फेज में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो राज्य से दिशा निर्देश आएगा, जो यदि और बढ़ाना है साइट को, क्योंकि 11 लाख लगभग आबादी को कवर करना है 18 से 45 साल में, तो हम लोग बाद में इस साइट को और बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास जो वैक्सीन आ रहा है, वो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए ही आ रहा है, जिसमें 5000 डोज कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड को हम ब्लॉक में दे चुके हैं, देने का प्रक्रिया में है। और कोवैक्सीन को हम अर्बन और ये गिरिडीह रूरल, इसके लिए हम रख रहे हैं कोवैक्सीन को, क्योंकि हम जिसको कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज देंगे, हमको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का देना है, इसलिए हम उसको ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं भेज रहे हैं, हम शहरी क्षेत्र और गिरिडीह के लिए इसको रख रहे हैं। और कल से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो कोई भी व्यक्ति कहेंगे जो हम पहले अपने को रजिस्टर्ड करा चुके हैं, वो अब नहीं मान्य होगा, क्योंकि अभी हम बैठ करके अपना जो साइट है उसको हम रजिस्टर्ड करवा। आसू पार्टी के बैनर तले गुरुवार को आसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य सुमित गौरव, वीरेंद्र राम, छोटू रजक, विनोद रजक, सन्नी सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और म्यूटेंट ब्लैक फंगस को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर गिरिडीह उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा है। उपायुक्त को सौंपे गए आवेदन में मांग की गई है कि जिले के सिविल सर्जन सदर अस्पताल की साफ सफाई को लेकर समुचित व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन अस्पताल को सैनिटाइज करवाएं। साथ ही महामारी से बचने के लिए जरूरी दवाइयां, वैक्सीन व उपयोगी सामानों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। साथ ही संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफे को देखते हुए बंद पड़े वेंटिलेटर वार्ड को अविलंब चालू कराई जाए, ताकि मरीजों को सही तरीके से इलाज हो सके। आसू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से यह भी मांग की है कि जिले के सदर अस्पताल के अलावा सभी प्रखंडों में कोविड सेंटर खोला जाए और इस सेंटर में महामारी से संबंधित दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड आदि उपलब्ध हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार में लगे मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, रामजी यादव को उपायुक्त के हाथों सम्मानित किया जाए। साथ ही इन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। उपायुक्त से मांग की गई है कि नगर निगम के द्वारा सभी वार्डों के गली एवं घरों को इस महामारी के दौरान सैनिटाइज कराया जाए। आज हम लोग आसू पार्टी के बैनर तले माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदया गिरिडीह को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है और अनुरोध करने का काम किया है। उसके साथ साथ सुझाव भी देने का काम किया है आवेदन के माध्यम से, क्योंकि कोविड महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और इसकी स्थिति भयावह होते जा रही है। और कोविड के साथ साथ जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो ठीक हो रहे हैं, उसके साथ एक दूसरा महामारी ब्लैक फंगस नई बीमारी आ गई है। उसके लिए हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने का काम किया कि ज्ञापन में जैसे गिरिडीह सदर अस्पताल में समुचित सफाई, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था टाइम टू टाइम होनी चाहिए और गिरिडीह सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर बेड आज जो निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं, 9 वेंटिलेटर बेड को अविलंब चालू कराने का माननीय उपायुक्त महोदय सिविल सर्जन को निर्देश दें, ताकि इस महामारी में लोगों को इधर परेशानी ना हो। समुचित दवाई, समुचित वैक्सीनेशन की व्यवस्था सदर अस्पताल में उपलब्ध हो, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो औद्योगिक इलाके के औद्योगिक प्लांट के मालिक हैं, उनसे भी मैं अनुरोध और एक आग्रह और मांग कर रहा हूँ कि इस महामारी में सरकार, झारखंड सरकार का कहना है कि जीवन भी और जीविका भी, उसके उपार्जन के लिए कम से कम आज
वो लोग मानवता को दिखावे और प्रत्येक प्रखंड में एक कोविड केयर सेंटर का निर्माण करावे, आईसीयू बेड का निर्माण करवावे, वेंटिलेटर बेड के अलावा गैस सिलेंडर और दवाइयों का निर्माण उपलब्ध करावे, ज़रूरतमंदों को घर घर जाकर चिन्हित करे, वैसे व्यक्ति को जिनकी ज़रूरत है दवाई की, जिनको ज़रूरत है आपकी जाकर के खाद्यान्न की, वैसे व्यक्ति को घर जाकर के ऑक्सीजन, खाद्यान्न और दवाई उपलब्ध कराए।